हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूँ आप एकदम मस्त और एकदम स्वस्थ होंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम पास में आ गया तो पूरी शिद्दत के साथ में अपने नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ाम्स की तैयारियों के अंदर जुटे हुए होंगे, राइट। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका वन शॉट। और इस वन शॉट को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप दो चीजें फटाफट से चेक कर लो। पहला, मेरी वॉइस यानी कि आवाज एकदम क्लियर होनी चाहिए, है ना। और क्लास एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, मतलब सारे कॉर्नर्स वगैरह एक बार चेक कर लेना। कहीं पर कुछ भी डिस्टर्बेंस लगे तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ क्लास अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। अच्छा, बहुत सारे नए बच्चे भी हमारे चैनल से जुड़ते हैं हर दिन, तो उनको बताना जरूरी है कि भाई जो रेंडमली आप इधर उधर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो ना, उससे नीट और जेई में सिलेक्शन नहीं होगा। नीट और जेई में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है, ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना है। और ये आपको मिलेगा मेरी वेबसाइट www.physicsman.in। इस वेबसाइट को विजिट करोगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, मोस्ट वांटेड फिजिक्स करके। और इस कोर्स के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से पढ़ा है। पहले एक चैप्टर उठाया है और इस चैप्टर को वन शॉट निपटाया है, और ऐसा ही एक वन शॉट आज आप देखने वाले हो। सबसे बड़ी खासियत यह है इस वन शॉट की कि मैंने 2 घंटे से भी कम टाइम के अंदर चैप्टर फिनिश किया है। मतलब एक एवरेज बच्चा, एक बिलो एवरेज बच्चा जो है ना, वो भी हिम्मत जुटा सकता है कि भाई 2 घंटे पढ़ना है और अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा टास्क है, राइट। फिर उसके बाद में ढेर सारी प्रैक्टिस हमारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर। सो डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर 2 या 3 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस मैं बनाता हूं। और मेरा टारगेट होता है कि इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के अंदर हर तरीके का क्वेश्चन जो उस चैप्टर के ऊपर बन सकता है वो आपको सॉल्व करवा दिया जाए। जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उनको प्रैक्टिस करवा दिया जाए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो कि आपका देखा हुआ ना हो। और इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, मतलब मैं यहां पर लिख रहा हूं ना, ये 160 प्लस की गारंटी, ये कोई वो मोदी जी का जुमला नहीं है, ठीक है ना। ये एकदम सच्ची बात है। आप अगर जीरो लेवल पर हो और सिर्फ मोस्ट वांटेड से पढ़ाई कर रहे हो, राइट, तो भी आप 100% ये जो स्कोर मैंने लिखा हुआ है 160 प्लस, ये हासिल कर सकते हो। और वो भी मात्र 45 से 60 दिनों के अंदर। मतलब इस सीरीज का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि सिर्फ 45 से 60 दिन के अंदर अंदर आप लोग इस सीरीज को फिनिश कर सकते हो विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इनफैक्ट प्रैक्टिस यानी कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन जो कि आपको एक्सक्लूसिवली वेबसाइट के ऊपर मिलते हैं ना, वो बैकबोन है इस सीरीज की। मतलब आप अगर गिनने में बैठोगे तो आप लगभग 1200 से 1500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में इन दीज 45 टू 60 डेज। जैसे आप इस सीरीज को ज्वाइन करोगे आप देखोगे कि जो भी चैप्टर आपने फिनिश किया है उस चैप्टर के ऊपर कहीं भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप मॉक टेस्ट दे लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, राइट। सो दिस इज इनफ फॉर इंट्रोडक्शन। और ये नए बच्चों के लिए, इनफैक्ट जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो ये सारी की सारी ऑलरेडी बातें पता है और वो इसके अंदर बिलीव भी करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं चाहूंगा आप लोग तैयार हो जाओ। तैयार होने का मतलब है अपनी कॉपी, अपना पेन, अपना दिमाग, और एक बार कमेंट्स के अंदर टाइप कर दो #फिजिक्समैन, राइट। और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक। चलो, तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हाई ROI चैप्टर। ROI का मतलब क्या होता है सर? रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम पढ़ोगे, कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा वेटेज, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है ये चैप्टर। शुरुआत होती है इसकी अ वेरी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज क्वाइट सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इनफैक्ट हर फील्ड के लिए फ्लक्स डिफाइन किया जाता है। कैसे डिफाइन किया जाता है? बिल्कुल सेम तरीके से डिफाइन किया जाता है कि मान लो सर ये कोई हमारा एरिया एलिमेंट है। सर फिजिक्स के अंदर एरिया इटसेल्फ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो दिस इज योर एरिया वेक्टर। इसको आप लिख सकते हो DA वेक्टर, है ना। छोटा सा एरिया है अभी के लिए, और ये इतना छोटा एरिया है कि इसके हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम प्रोड्यूस करना सीख चुके हैं पिछले चैप्टर के अंदर, दैट इज यूनिफॉर्म एंड इट कैन बी रिटन एज B।
दोनों के बीच का एंगल अभी यहां पर आपको थीटा नजर आ रहा है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा फाई, वो डिफाइन किया जाएगा एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। और इसको अगर आप ओपन करोगे तो डॉट प्रोडक्ट सबको ओपन करना आता ही है, बी मल्टीप्लाइड बाय डी ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक। मैं चाहूंगा कि दो स्पेशल केसेस आप लोग ध्यान रखो। पहला स्पेशल केस कि सर अगर मान लो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तब क्या होगा। तो जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि ये एक एरिया वेक्टर है, जैसे एक स्क्वायर प्लेट मैंने यहां पर ले ली, ठीक है ना, और इसकी हर साइड जो है वो कितनी है, ए है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाई देगा कि सर इसके सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस सरफेस के ऊपर, ये हो जाएगा इसका एरिया वेक्टर, राइट। अब आपको कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं पहले एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं। अरे यार चलो बढ़िया, शुरू में याद आ गया। इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है ना, ये काम बढ़िया हो गया, आप लोगों को शुरू में याद आ गया कि लॉक कर लेना है। चलो भाई पहले लॉक कर लेते हैं सारे के सारे पेजेस को। ठीक है, चलो तो अब दो छोटे छोटे काम करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं क्योंकि दो केसेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको मैंने उठा के यहाँ पर एक बार के लिए कॉपी कर लिया और इसको मेथड लेके आ गया, ठीक। अब देखो दो सिनेरियो बता रहा हूं और वो आपको डायरेक्ट याद भी रखने हैं। सबसे पहला सिनेरियो तो है जिसमें आपको ऐसा कह रखा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो बताओ फ्लक्स कितना होगा। तो अब आपको यहां से ये भी समझ में आएगा कि फ्लक्स रिप्रेजेंट किसको करता है। फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपके एरिया को पेनिट्रेट कर रही है। आप बोलोगे सर यहां पर तो एक भी नहीं कर रही, इसका मतलब यहां पर फ्लक्स कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि सर दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री हो गया तो b मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय cos 90 भी अगर आप सॉल्व करोगे तो cos 90 0 होता है। तो यहां से भी आपको फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। फिर सर अगर मान लो ऐसा होता कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाती, मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस कंडीशन में जो फाई होता वो कितना हो जाता, b इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता b इंटू ए, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन की बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइन कन्वेंशन था वही हम यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और क्लोज्ड सरफेस के केस में फर्क पड़ेगा, तो अगर आपका इनकमिंग फ्लक्स है, ठीक है, फील्ड लाइंस आपकी अंदर जा रही है, तो इसको तो लिया जाएगा नेगेटिव, और अगर आउट गोइंग फ्लक्स है, बाहर की तरफ निकल रही है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसको लिया जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो इसी साइन कन्वेंशन भी आप लोगों को ध्यान में रख लेना है। तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर स्टार्ट्स विद दिस वेरी सिंपल फिजिकल क्वांटिटी। यहां तक की बात क्लियर, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर फेराडेज लॉ। तो देखो फेराडे ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे। उसने क्या करा था कि एक कॉयल ली थी इस तरीके से, तो मैं आपको पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ।
तो एक सोलेनॉइड ले ली या फिर एक कॉयल ले ली, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और वैसे तो इसमें करंट अगर आपको फ्लो करना है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फैराडे ने बिना बैटरी के भी इसके अंदर करंट फ्लो कर दी थी। समझना इसको, इसने बैटरी की बजाय यहां पर क्या लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ऐसा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कोई सोर्स तो है ही नहीं यहां पे, इसका मतलब कोई करंट भी फ्लो नहीं होनी चाहिए, राइट। ये तो चक्कर पड़ गया। तो फैराडे ने क्या करा, फैराडे ने एक बार मैग्नेट लिया यहां पर, ठीक है। जैसे ये बार मैग्नेट लिया, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब जब तक बार मैग्नेट इसके रिलेटिवली स्टेशनरी है तब तक कोई चमत्कार नहीं होगा। लेकिन आप जैसे ही इसको मूव करवाने लगते हो, जैसे ही आप इस बार मैग्नेट को क्या करवाने लगते हो, मूव करवाने लगते हो, राइट, रिलेटिव मोशन करवाने लग जाते हो। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू योर सोलेनॉइड। तो आप देखते हो कि इसके अंदर अचानक से करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी आई इंड्यूस्ड, ठीक है। और ये करंट इसके अंदर फ्लो होने लगती है। तो फिर फैराडे ने इन्वेस्टिगेट किया कि यार ऐसा हो क्या रहा है। तो फैराडे को एक रीजन मिला। फैराडे ने दिमाग लगाया कि यार यहां पे पक्का क्या हो रहा होगा कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो इस तरीके से गुजर रही होंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो इस कॉइल से इस तरीके से गुजर रही होगी। इसका मतलब इस कॉइल के हर टर्न से कोई ना कोई फ्लक्स गुजर रहा होगा। और जब आप इस मैग्नेट को पास में ले जाते हो या दूर लाते हो तो बेसिकली इस सोलेनॉइड के हर टर्न से जो फ्लक्स पास हो रहा है आप उस फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। तो यहां से फैराडे ने दिमाग लगाया और अपना एक लॉ दिया कि इंडक्शन के कारण जो करंट प्रोड्यूस होती है वो करंट प्रोड्यूस होती है एक इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। सो दिस ई इज नथिंग बट इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, जो कि यहां पर अब एक सोर्स की तरह काम करेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम करेगा, राइट। और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि आपका फ्लक्स चेंज हो रहा है। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करे कि जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होता है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होता है, करंट उतनी ही ज्यादा होती है। तो बाद में उन्होंने पता लगाया कि दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कहलाता है आपका फैराडेज लॉ। इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, फैराडेज लॉ कहते हैं। और यहां पर जो नेगेटिव साइन है, सॉरी, यहां पर जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सर यहां पर जो नेगेटिव साइन लगाया है आपने वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नेगेटिव होगा, और फ्लक्स घटेगा मतलब रेट नेगेटिव होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पॉजिटिव होगा। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो टोटल एनर्जी को कंजर्व करना चाहे, राइट। तो ये एक और लॉ को रिप्रेजेंट करता है जिसको अपन बोलते हैं लेंस लॉ। अभी इसको अपन बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। और ये जो लेंस लॉ होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसके ऊपर ये बेस्ड होता है। तो ये हुआ आपका फैराडेज लॉ, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस इसके ऊपर बन जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको कहा गया कि कोई कॉइल है, ठीक है ना, और उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो आपको टाइम के फंक्शन की फॉर्मेट में गिवन है कि जो फ्लक्स पास हो रहा है वो दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 दे रखा है, इतना दे रखा है, ठीक है ना। और ये देकर आपसे पूछा गया है कि बताओ फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बताओ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो आपको तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है,
आपको सर ने बताया ही था कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो आपने फ्लक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, तो ये आ गया आपका नेगेटिव, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t, माइनस 3t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा -3, और 2 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। अब हम यहाँ पर t की जगह 1 रख देंगे, तो e आ जाएगा आपका -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -3, तो अंदर बचेगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा +1 वोल्ट। इतना आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, है ना, मतलब बस आपको इतना दिमाग लगाना होगा कि फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है, और आप बड़ी आसानी से फ्लक्स में चेंज की मदद से इंड्यूस ईएमएफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है क्वेश्चंस को, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी, ठीक है, बताओ इंड्यूस्ड करंट कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या गिवन होगा, जो कॉइल है जिससे फ्लक्स पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस गिवन होगा, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या करो, आपको अगर आई इंड्यूस्ड निकालना है तो आप जो ई है उसको किससे डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा -1/r टाइम्स डी फाई डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। आपसे इसकी मदद से पूछा जा सकता है कि बताओ इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ये भी आप निकाल सकते हो कि सर इंड्यूस्ड करंट तो हम निकाल चुके हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इंड्यूस्ड अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज इंड्यूस होके यहाँ पर फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सर चार्ज का मतलब होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, मतलब आई मल्टीप्लाइड बाय डी टी, तो डी टी को उधर ले जाओ, तो जो बचेगा वो आपका डेल्टा क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय आर। तो ऐसे दो हथियार आपके और बनाए जा सकते हैं, और इनके ऊपर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन के अंदर क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे हर रेंज का क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, और हर तरीके की चीजें आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, राइट। बट ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट हथियार यहां से तैयार हो चुके हैं बेस्ड ऑन फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई, याद रख लोगे। सिंपल सिंपल है भाई ये चैप्टर, मैंने बताया ना बहुत हाई ROI है इस चैप्टर का, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है इस चैप्टर का, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं यहां से। फैराडेज लॉ हमारा अच्छे से क्लियर हो गया। देखो लॉ वाइज देखा जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक लॉ और पढ़ना है, फिर आप तैयार हो इस चैप्टर के अंदर खेलने के लिए, राइट। चलो एक और लॉ अपन पढ़ते हैं। ये लॉ कहलाता है लेंस लॉ, ठीक है। अब ये जो लेंस लॉ है, ठीक है, इतना तो सर आपने बता ही दिया कि ये कोई नया लॉ नहीं है, इट इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ, so it is based on law of conservation of energy, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कुल मिला के आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहनी चाहिए, ठीक है, इसका ख्याल रखता है ये लॉ। तो ये लॉ हमें क्या बता रहा होता है, ये हमें बता रहा होता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें बता रहा होता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। कैसे बता रहा होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जो होती है, इट इज ऑलवेज रेजिस्ट, ठीक है, इट्स रीजन, ये खुद अपने रीजन का विरोध करती है। वह जिस कारण से आपका इंडक्शन हो रहा होगा ना, उसी कारण का विरोध करेगी आपकी इंड्यूस्ड करंट, उसके अपोजिट काम करते हुए आपको नजर आएगी इंड्यूस्ड करंट। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, मान लो ये एक वायर है, ठीक है, अब इस वायर के अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब सर अगर आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसके इधर की तरफ इस वायर की वजह से क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी,
और हमने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो शुरुआत में तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, बट जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। तो इसको मैंने यहां पर कैसे शो किया है, मैंने ऐसे शो किया है कि मैंने देखो दूर दूर बनाना स्टार्ट कर दिया, तो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती चली जा रही है, राइट। जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर B1 जो है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, B2 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, ठीक है, और इस लूप को आप इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहे हो विथ वेलोसिटी v, ठीक है, विथ वेलोसिटी v। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, विथ वेलोसिटी v आप इसको मूव करवा रहे हो, तो क्या इसके अंदर इंडक्शन होगा, पहला सवाल, और अगर होगा तो कितना होगा, दूसरा सवाल, किस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होगी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप नोटिस कर रहे हो कि सर जब हम इसको मूव करवा रहे हैं तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, जो हायर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से उठा के इसको लेके जा रहे हैं लोअर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास हो रही है वो अभी ज्यादा है, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे जैसे आप इसको दूर ले जाओगे वैसे वैसे जो लाइंस हैं वो कम होती चली जाएगी, इसका मतलब फ्लक्स कम होता चला जाएगा, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब यहां पर इंडक्शन होगा, ठीक है। अब कैसे होगा इंडक्शन, कहां क्या, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ये सब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्ट लेंज के नियम का यूज करेंगे, लेंज लॉ का यूज करेंगे, जो कि क्या कहता है हमें कि जो कारण है, जो रीजन है इंडक्शन का, उसका हमें उसको हमें अपोज करना है, उसको रेजिस्ट करना है, ठीक है ना। तो अब कारण क्या है, कारण है इसका v वेलोसिटी से इधर की तरफ जाना, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको ऐसा काम करना है कि जो आप इधर की तरफ लेके जा रहे हो वो चीज अपोज होने लग जाए। तो अपोज होने के लिए क्या होगा कि सर ये वाला जो वायर है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, क्योंकि आपने पिछले चैप्टर में बताया था कि जब सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो होती है दो पैरेलल रखे हुए वायर्स के अंदर, तो जैसे ये वाला वायर और ये वाला वायर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, और अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो फिर आपको अट्रैक्शन प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। आप बोलोगे सर ये करंट यहां से जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर तो उल्टा हो जाएगा, तो यहां पर तो रिपल्शन होगा। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ये वाला वायर पास में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो इसकी वजह से अट्रैक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर जो रिपल्शन लगेगा वो कम लगेगा। तो ओवरऑल जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्शन। यानी कि आपने करंट इस तरीके से फ्लो करवाई है कि यहां पर आपको ओवरऑल अट्रैक्शन प्रोड्यूस होते हुए नजर आ रहा है, मतलब जो वेलोसिटी से आप दूर ले जा रहे हो उसको ये करंट का जो फ्लो है वो रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहा है, एंड दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी लाइक दिस डायग्राम। और भी दिमाग लगा सकते हो आप, ये भी दिमाग लगा सकते हो कि सर जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं ना तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कम होता चला जा रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का कम होना बन गया कारण, ठीक है। अब हमें उसको अपोज करना है, तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करवानी है कि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है उसको कंपनसेट कर जाए। तो यहां पर वही करा आपने, आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या करवाई है, करंट फ्लो करवाई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, राइट। तो सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आपने करंट फ्लो करवाई है, घड़ी की डायरेक्शन में, भाई आपकी हिसाब से देखो तो घड़ी की डायरेक्शन में। तो जब भी घड़ी की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाती है, वो बोर्ड के अंदर जाती है, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर है। तो जो फ्लक्स में कमी आ रही है उसको खुद इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कंपनसेट कर जाएगी,
और इस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो कि हाँ यार करंट की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे बेटा आपको, है ना। तो आपको बस दिमाग यही लगाना है, समहाउ आपको सबसे पहले कारण को डिटेक्ट करना है कि जो यहाँ पर इंडक्शन हो रहा है उसका कारण क्या है, और आपको तो बस उस कारण का विरोध करवाना है, उस कारण को अपोज करना है, और आप इस तरीके के क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर ले जाओगे, राइट। अगर मान लो यही क्वेश्चन मैंने ऐसे दिया होता आपको, ठीक है, तो एक बार इसी को कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। अब की बार ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे दिया होता कि सेम वायर है, सेम करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, ठीक है, सिर्फ एक चीज के अलावा, ठीक है। अभी इसको हटा दो, ठीक। अब की बार आपको क्या कह रखा है, अब की बार ये कह रखा है कि ये जो लूप है ये आपका इसके पास आ रहा है, मतलब वेलोसिटी जो है वो इस तरफ है। तो अब की बार पास आ रहा है तो हमें क्या करवाना है, अपोज करवाना है। अपोज करवाना है मतलब हमें समहाउ नेट फोर्स प्रोड्यूस करना है जो कि रिपल्सिव हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो लेंगे वो कैसे ले लेंगे, तो जो सबसे पास में रखा हुआ वायर है उसमें इसके रिस्पेक्ट में अपोजिट, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करे, रिपेल करे। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट क्योंकि वायर दूर है तो अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इस तरीके की आपकी करंट आपको फ्लो होते हुए नजर आएगी। ये हो जाएगी आपकी इंड्यूस्ड करंट, अब की बार एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज इट, ये आपको पकड़ना है, एंड ये आपके बहुत काम आने वाला है। लेंस लॉ जो है वो आपके बहुत काम आने वाला है। हालांकि आगे जाके हम लोग कुछ राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल्स भी देखेंगे, है ना, फ्लेमिंग्स रूल्स बोला जाता है, तो वो और भी ज्यादा आसान बना देंगे करंट की डायरेक्शन निकालना, ठीक है। बट बेसिक जो लॉ है, मतलब कभी कोई और लॉ मान लो आपसे काम ना करता हुआ नजर आए तो आप लेंज लॉ पर आकर रुक सकते हो, क्योंकि ये हमेशा वर्क करेगा। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल लॉ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है भाई। आ रहा है सबको समझ में, यहां तक की बातें क्लियर है? मुझे एक बार फटाफट से बता दो जल्दी से, यहां तक की बातें एकदम क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं यहां से। अब थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें मोशनल ईएमआई, मतलब मोशन की वजह से समहाउ इंडक्शन हो रहा होगा, मतलब समहाउ मैकेनिकल एनर्जी जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही होगी, क्योंकि नेट एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है ना। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है कि मान लो आपने यहां पर क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है ना, थ्रू आउट कैसी है, यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक बार के लिए यूनिफॉर्म ले लो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक रॉड ले रहे हो, जो रॉड है वो कंडक्टिंग होनी चाहिए, है ना। तो आपने यहां पर एक रॉड ली, है ना। अब रॉड टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यहां पर जो रॉड ले रहा हूं वो आपकी बिल्कुल सीधी रॉड है, ठीक है। अब आप क्या करते हो, इस रॉड को मूव करवाते हो। कैसे मूव करवाते हो आप इसको, तो सर हम इसको मान लो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन के अंदर मूव करवाते हैं, सो दैट्स व्हाई मोशनल ईएमआई, हम लोग मोशन करवा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर यहां तो कोई लूप बन ही नहीं रहा, कोई एरिया बन ही नहीं रहा, ठीक है। और जब अगर कोई एरिया बन ही नहीं रहा, इसका मतलब कि सर यहां पर हम कैसे निकालेंगे फ्लक्स वगैरह कितना क्या पास हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम तो जस्ट इसको थोड़े टाइम बाद में इमेजिन करेंगे, ठीक है ना। तो अगर थोड़े टाइम बाद में देखेंगे तो ये जो रॉड है ये खुद कहां पर आ चुकी होगी, ये खुद यहां पर आ चुकी होगी, इस जगह पर, ठीक है, यहां पर आ जाएगी। तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, तो इसने मान लो डेल्टा टी टाइम लगाए यहां पर, तो इसने v मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टाइम, डेल्टा टी इतनी डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी, राइट, ठीक है सर। तो अब हुआ क्या कि ये जो एरिया बना, कौन सा वाला एरिया, ये
अगर मैं इसको थोड़ा अलग कलर से शो करना चाहूं तो आपका ये वाला जो एरिया बना, ये वाला जो एरिया बन रहा है, यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है वो आपका चेंज हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो यहां पर अगर आप निकालना चाहो कि सर मान लो इसको हमने किसी फ्रेम के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, ऐसे, है ना, किसी कंडक्टिंग फ्रेम के ऊपर रखा हुआ था। एक बार के लिए यहां पर कोई रेजिस्टेंस भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो पहले एरिया कितना था, पहले ये बड़ा वाला एरिया बन रहा था, ठीक है, और अब एरिया कितना है, अब सर ये छोटा वाला एरिया बन रहा है। इसका मतलब इस एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स है ना वो आपका चेंज हो गया। तो यहां पर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई B मल्टीप्लाइड बाय दिस पोर्शन ऑफ एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, तो सर अगर इसकी लेंथ को हम लोग कितना मानते हैं, इसकी लेंथ को अगर हम लोग L मानते हैं, ठीक है, तो अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखोगे ना तो एरिया हो जाता है, तो एक तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें एरिया के साथ में। तो एरिया कितना हो जाता है, एरिया हो जाता है आपका एरिया हो जाता है आपका दिस लेंथ, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी V मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी क्रॉस ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी आपकी L, तो इसको हमने लिख लिया L इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका जो EMF प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा B डॉट V क्रॉस L आ जाएगा। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा जमा के लिखोगे तो EMF को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आ जाएगा आपका L, पहले लिखते हैं अपन डॉट V क्रॉस B, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप साइन वगैरह लगाओगे ना तो EMF में क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप प्योर लिखोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो EMF E होगा वो नेगेटिव d∅dt के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर आप इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहते हो, ठीक है, तो नेगेटिव साइन को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, L को ले आओ आगे, B को ले जाओ पीछे, ठीक है ना। तो ये आपका EMF आपको यहां पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया कि सर इतना हमारा EMF यहां पर प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर कुछ खास बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि सर यहां पर क्या होने वाला है कि ये जो L हमने लिया है, पहले भी हमने यूज किया है L को, ठीक है ना। तो ये जो L है ये होना चाहिए आपका एंड टू एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सर इसका एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आता है, इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ये निकल के आता है कि अगर मान लो कोई क्लोज्ड लूप है, इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लो आपका कोई क्लोज लूप है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड EMF होगा, उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड EMF होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सर उसका जो L है एंड टू एंड डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट ध्यान रखना बेटा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल गई तो फिर आपके अलग अलग पोर्शन के अंदर अलग अलग EMF प्रोड्यूस हो रहा होगा और आप फिर इस रूल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक और चीज कि आपने यहां पर 3 वेक्टर्स को यूज किया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी ध्यान रखना। पहला वेक्टर है L, दूसरा वेक्टर है B और तीसरा वेक्टर है B और दूसरा वेक्टर है V। अगर इनमें से एनी टू ऑफ these vectors are parallel, अगर इनमें से कोई से भी 2 वेक्टर पैरेलल हो गए, जैसे मान लो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हो गए,
तो सर पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है, मतलब आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मान लो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, अब क्या होगा कि सर v क्रॉस b निकालेंगे तो पक्का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो v के परपेंडिकुलर होगा, और अगर वो v के परपेंडिकुलर होगा तो लेंथ के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि लेंथ और v पैरेलल है। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा 0 होता है, तो लेंथ का इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो कोई से भी दो वेक्टर अगर आपके पैरेलल हो गए ना, इसको ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है बाय द वे मैथ्स की टर्म्स में, ठीक है ना। तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई से भी दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हो जाएं तो फिर पूरा का पूरा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाता है। तो अगर इन तीनों में से एनी टू ऑफ दीज वेक्टर्स आर पैरेलल देन इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपने आप ही कितना हो जाएगा? देन इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी 0, ठीक है। और सबसे लास्ट केस कि अगर मान लो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जैसे यहां पर है, ठीक है, कि सर L जो है वो V के परपेंडिकुलर है, ठीक है, V जो है वो B के परपेंडिकुलर है, और B जो है वो L के परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो उस केस में आपका जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैक्सिमम होने का केस हो गया, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा B इंटू वी इंटू एल, मैं बोलता हूं इसको बवाल। तो जैसे ये वाला जो केस मैंने बनाया ना, ये बिल्कुल यही वाला केस है कि लेंथ आपकी y डायरेक्शन में है, वेलोसिटी आपकी x डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी z डायरेक्शन में है, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? BVL हो जाएगी। तो ये एक रॉड के अंदर कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा हमें यहां से पता चल जाएगा। अब सर वही वाली बात कि सर हम करंट की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? तो पहले अपन लेंज लॉ अप्लाई करते हैं, तो एक बार उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि सर हमें तो कारण का विरोध करना है। कारण क्या है? रॉड का इस डायरेक्शन के अंदर जाना, मतलब रॉड के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो होनी चाहिए कि उस पर जो फोर्स लगे वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर से जब भी करंट फ्लो होती है तो फोर्स कैसे लगता है? I मल्टीप्लाइड बाय L क्रॉस B, ठीक है। तो अगर मान लो हम करंट को नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं तो लेंथ हो गई ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो लेंथ की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप उंगलियों को घुमाओगे, है ना, ऊपर से अंदर की तरफ उंगलियों को घुमाओगे, तो आपका अंगूठा किस तरफ पॉइंट आउट करेगा? जस्ट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा, राइट। तो यहां पर आप देखोगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसे मिलनी चाहिए आपको? वो आपकी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मिलनी चाहिए। दिस इज योर इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब इसका आप एक और तरीके से पता लगा सकते हो, इसके लिए यूज किया जाता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या कहता है कि आपको राइट हैंड यूज करना है, फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैंने फर्स्ट फिंगर जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में रख दी, जो अंगूठा है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अंगूठे को मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन में रख दिया। तो ये जो उंगली है मिडिल फिंगर वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी? करंट की तरफ पॉइंट आउट करेगी। तो आपको पता पड़ गया करंट ऊपर की ओर जाना चाहिए। अच्छा, करंट ऊपर की ओर जाना चाहिए मतलब यहां से तो करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है, और यहां पर करंट अंदर एंटर कर रहा है। और करंट बाहर किस पोर्शन से निकलता है कि सर ये अगर एक बैटरी की तरह काम करेगी तो ये आपका हायर पोटेंशियल वाला टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका लोअर पोटेंशियल वाला टर्मिनल हो जाएगा। तो पूरी की पूरी रॉड को रिप्लेस किया जा सकता है एक बैटरी से, ठीक है। तो ये जो सर्किट है इसको आप क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। इट इज या इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस फॉलोइंग सर्किट, कि पूरी की पूरी रॉड जो है वो गायब हो गई। तो गायब हो गई इसका मतलब आपने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो पूरी की पूरी रॉड जो है वो गायब हो चुकी है और इसकी जगह एक बैटरी आ चुकी है B इंटू वी इंटू एल। यहां से करंट बाहर निकल रही है, यहां से करंट एंटर कर रही है, मतलब करंट ऊपर की तरफ जा रही है। और बाहर फिर आपका यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस R से आपको करंट I जो है
वो फ्लो होते हुए नजर आ रही है। तो अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये भी बता सकते हो कि इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, और बाकी आगे की जो चीजें हैं वो भी आप यहां पर बता सकते हो। जैसे आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, तो मैं एक पेज यहां पर ऐड करना चाहूंगा, ठीक है, और एक बार के लिए इस सबको साफ कर देता हूं मैं। ठीक, तो ये हमने इसको रिप्लेस कर लिया, ठीक है ना। अब एक बार इसको भी हटा दो। अरे यार, ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने इस सर्किट को रिप्लेस कर दिया हमारे इस सर्किट से, है ना। तो अब हमारा काम और आसान हो गया। अब जैसे कोई हमसे पूछे कि बताओ इंड्यूस्ड करंट कितनी है, तो वो हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो किसी ने हमसे पूछा कि भाई बताओ इंड्यूस्ड करंट कितनी है, तो आपने बता दिया आई जो होगा वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाय आर, मतलब B इंटू वी इंटू एल डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, किसी ने पूछा कि बताओ इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो ये हो गया फोर्स ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट। खुद इंड्यूस्ड करंट की वजह से फोर्स कितना यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो सर फोर्स F जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू एल इंटू बी। आई की वैल्यू हमें पहले से पता है, तो ये हो जाएगा B का स्क्वायर इंटू एल का स्क्वायर इंटू वी डिवाइडेड बाय आर। इतना फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर लगेगा इंड्यूस्ड करंट की वजह से। ठीक है, फिर तीसरी चीज कि सर यहां पर पावर, ठीक है, तो पावर रिक्वायर्ड फॉर रॉड टू keep it moving with velocity v। बताओ अगर आप इस रॉड को v वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली मूव करवाना चाहते हो तो आपको कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी, आपको कितनी रेट से इस रॉड को एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो इसको कि सर एक तो क्या हो रहा होगा, यहां पर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, तो हीट की जो रेट है वो हम बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि सर करंट हमें पता पड़ गया, रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम हीट की रेट पता लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी आई स्क्वायर इंटू आर, और आई स्क्वायर इंटू आर का मतलब हो जाएगा, इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर बच जाएगा, सिंपल। तो सर जैसे करंट फ्लो होगी ना इस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट, तो इतनी रेट से हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, मतलब इतनी रेट से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है। अब आपको पता है एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो नहीं सकती, तो जितनी रेट से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है उतनी रेट से आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। तो अगर आप पावर इनपुट यहां पर जानना चाहते हो तो पावर इनपुट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और आप निकाल भी सकते हो। वैसे पावर इनपुट कैसे होता है कि सर हमें फोर्स F लगाना पड़ेगा, भाई जितना इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है इंड्यूस्ड करंट की वजह से, हमें इसको नलीफाई करना पड़ेगा ना, तो इतना सर हमें फोर्स, इतना धक्का लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और इतना फोर्स लगा के हमें इसको v वेलोसिटी से ट्रेवल करवाना है। तो जो पावर होती है वो होती है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इसका और इसका प्रोडक्ट करोगे तो ये भी एग्जैक्टली आपको किसके इक्वल नजर आएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के इक्वल नजर आएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है भाई। तो यहां से एक बार फिर से प्रूव हो गया कि वाकई आपका जो लेंज लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड होता है। पूरी कहानी हमें समझ में आ गई कि सर रॉड को v वेलोसिटी से हम मूव करवा रहे हैं, जैसे मूव करवा रहे हैं इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है तो करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है तो हीट जनरेट हो रही है, मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें उतनी ही रेट से फिर इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब हमें उतना ही रेट से यहां पर पावर इनपुट देना पड़ेगा। पूरा साइकिल आपको बनते हुए नजर आ रहा है, बट फिलहाल के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को हथियार के तौर पर ध्यान रखना है। आ गया सबको समझ में?
तो यहां तक की बातें एकदम क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट्स के अंदर बता दो फटाफट से सर, यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर है? ठीक। अब अभी तो हमने लीनियर मोशन करवाई है, राइट, है ना? अब जरूरी नहीं है लीनियर मोशन ही करवाई जाए, हो सकता है इस रॉड को रोटेट कर दिया जाए, ठीक है ना? तो वो भी मोशनल ईएमएफ का ही ईएमआई का ही पार्ट हो जाएगा, रोटेटिंग रॉड, राइट? तो अब हमने क्या करा, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो अगेन एक बार के लिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब की बार हम एक रॉड को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो एक सपोज करो हम लोगों ने यहां पर रॉड ले ली, और इसको हमने क्या करा, इसके एक सिरे पर तो हमने हिंज कर दिया, तो यहां पर तो मैंने यहां पर कील ठोक दी, ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं ऐसे, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। ठीक। अब सर बात तो वही है कि जब आप इसको रोटेट कर रहे हो, तो रोटेट करते 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 एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये कहां पर होगी, जब ये यहां पर होगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये रोटेट होते होते हमें बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट पर नजर आएगी, ठीक है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये रोटेट होते होते हमें यहां पर नजर आएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये रोटेट होते होते हमें एग्जैक्टली इस पोजीशन के अंदर नजर आएगी। तो ऐसा इसका रोटेशन हो रहा है। मैं एक आध पोजीशन और बता देता हूं ताकि आपको पूरी रोटेशन की फील आ जाए। हाँ भाई, ये रॉड जो है वो रोटेट हो रही है, ठीक है। ठीक, चलो भाई साहब, अब ये रॉड है ना वो रोटेट हो रही है, तो आप बोलोगे सर कि जब ये रॉड जो है वो घूमते घूमते यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, जब यहाँ आएगी ना तब हम इसको नोटिस करेंगे। तो एक तरीके से जो रॉड है ना वो किस डायरेक्शन में जा रही है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, बट पूरी की पूरी रॉड नहीं जा रही, पूरी की पूरी रॉड नहीं जा रही। आप देखोगे कि जितना आप दूर का पोर्शन लोगे, जैसे आपने मान लो ये वाला पोर्शन लिया, ठीक है, इस पोर्शन की लेंथ एक बार के लिए कितनी है, dx है, तो ये आपको ज्यादा वेलोसिटी से जाता हुआ नजर आएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, मान लो ये यहां से x डिस्टेंस के ऊपर है, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स। तो इस पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, मतलब डीई जो प्रोड्यूस होगा वो कितना हो जाएगा, b इंटू वी हो जाएगा आपका ओमेगा इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगी dx। तो हर टुकड़े को आप अलग अलग कंसीडर करोगे तो उसमें अलग अलग इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। तो नेट ईएमएफ जो यहां पर आएगा, नेट ईएमएफ जो यहां पर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीई फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू इसकी लेंथ l तक, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा b इंटू ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर रह गया x इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 टू l। अगर अपन इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा नेट ईएमएफ, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है ये हमेशा 0 वोल्ट पर होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में निकाला है हमने, क्योंकि ये तो स्टेशनरी होगा ना, तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो सिरा है वो कितने ईएमएफ पर होगा। अब सर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कैसे पता लगाएंगे, तो वो हमारे पास में सर आपने रूल बताया था, राइट हैंड थंब रूल, कि सर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, जो रॉड है वो हमें इस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, तो ये जो मिडिल फिंगर है वो बता रही है ऊपर की ओर, मतलब ये वाला सिरा जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा। इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, ये इसका वोल्टेज हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में निकालना है। अगर मान लो रॉड उल्टा घूम रही होती तो फिर ये वाला सिरा नेगेटिव हो जाता, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर होता। और इसका यूज कहां पर किया जाता है तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, उसके अंदर इसका यूज होता है, राइट। तो मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पर करवाना चाहूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए,
ठीक, अब की बार ऐसा कहा गया है कि जो रॉड है ना उसको एक एंड पर नहीं, उसको आपने हिंज किया है कहां पर, ऐसे, ठीक है, ऐसे हिंज किया है आपने। बाकी सारी चीजें मैं एक बार के लिए यहां पर हटा देता हूं। ठीक है, तो अब की बार इसको आपने यहां पर कील ठोकी, ठीक है। अब हुआ क्या कि दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा जो है यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो तो हो गई L डिवाइडेड बाय 3, मतलब टोटल लेंथ का 1/3, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो हो गई 2L/3। इस तरीके से आपने इसको यहां पर कील ठोकी है और आप इसको रोटेट कर रहे हो। अब आप देखोगे कि सर अगर ये वाला पॉइंट हमेशा 0 वोल्टेज पर होगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमेशा 0 वोल्ट पर होगा, तो सर यहां से ये तो 0 वोल्ट पर हो गया, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, आपको ऑन पड़ा हुआ दिखाई देगा, 0 वोल्ट पर हो गया ये। तो सर इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये जो लेंथ है वो 2L/3 है, मतलब ये सिरा जो है ये हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा, और इसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। हायर पर होगा वो तो अपन राइट हैंड थंब रूल से पता लगा ही लेंगे, कितना होगा, पॉजिटिव हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू इस लेंथ का स्क्वायर, मतलब 4L² डिवाइडेड बाय 9। और सर इसी तरीके से ये वाला जो सिरा है ये भी आपका पॉजिटिव होगा, क्योंकि रोटेशन तो वही हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो जब भी रॉड क्लॉकवाइज घूमती है क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जो आउटर मोस्ट सिरा है, आउटर मोस्ट एंड जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होता है। अब बाकी आप राइट हैंड थंब रूल का पता लगा ही सकते हो कि सर हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को रखा, ठीक है, अंगूठा, तो अब ये वाला जो पोर्शन है वो इधर की तरफ जा रहा है, भाई रोटेट कर रहा है ना, तो एक बार के लिए इधर की तरफ जा रहा है, तो फिंगर रखी, अंगूठा ऐसे रखा, तो ये जो उंगली है वो देखो कैसे इशारा कर रही है, ये उंगली इस तरीके से इशारा कर रही है। एक सेकेंड, ऐसे लगता है ना, ठीक है। तो ये काम हुआ यहां पर, तो फर्स्ट फिंगर फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा मोशन की डायरेक्शन में, तो ये वाली जो फिंगर है देखो, ये वाली फर्स्ट फिंगर, तो ये वाली इशारा करिए इधर की तरफ, मतलब नीचे वाला पोर्शन जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, होगा पॉजिटिव हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू इस वाली लेंथ का स्क्वायर, मतलब L² डिवाइडेड बाय 9। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, ठीक है ना, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स, अगर आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, तो ये वाली चीज तो हटा देते हैं अब। तो अब आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि सर एक एंड का जो पोटेंशियल है वो इतना है, तो ये हो गया आपका 4 टाइम्स हाफ
बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, और सर एक का पोटेंशियल है इतना, दैट इज माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। दोनों का पॉजिटिव है, दोनों का पॉजिटिव है, ठीक है। तो आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, ये तो चीज कॉमन है तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ मल्टीप्लाइड बाय बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9, 3 से 9 कट जाएगा तो ये आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे तो बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत काम आता है आपका राइट हैंड थंब रूल की, मतलब कौन सा वाला एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पर होना चाहिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां तक अच्छे से सीख लो भाई। मोशनल ईएमएफ बिल्कुल परफेक्ट है, सारा का सारा खेल जो है वो फॉर्मूले के ऊपर टिका हुआ है, और एक एक चीज बारीकी से आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी यू विल प्रैक्टिस अ लॉट विथ मी इन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस, तो कोई मतलब ऐसा कोई केस बचेगा ही नहीं जो आपका छूट जाए। ठीक है, तो यहां तक की चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपन यहां से आगे। अब थोड़ा सा चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या होने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सर स्टैटिक ईएमआई के बारे में। मतलब अब की बार कोई मोशन नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर बिना मोशन के तो कैसे इंडक्शन हो सकता है, तो वो आपको समझ में आएगा कि यार अब क्या होगा। तो जैसे इसका जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है सेल्फ इंडक्टेंस इन सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपने एक सोलेनॉइड ली यहां पर, ठीक है। सो दिस इज अ सोलेनॉइड, ठीक, और इस सोलेनॉइड को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां पर आपने ये जो सोलेनॉइड ली है, ठीक है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक की कनेक्ट कर दी। अब ध्यान से सुनना कि सर जैसे ही हम इस की को प्रेस करेंगे, अचानक से, अभी करंट 0 थी, जैसे आप की को प्रेस करोगे इस सर्किट से करंट फ्लो होने लगेगा। मान लो ये वोल्टेज V है, तो अचानक से अगर करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, वो करंट सर सोलेनॉइड से भी फ्लो होगा, और सोलेनॉइड से जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो आप देखोगे कि जैसे ही आप स्विच को प्रेस करोगे, ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगी। इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपको प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगी। और क्योंकि करंट जो है वो 0 से अपनी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट करंट, जो ट्रांजिशन में हो, ठीक है। पहले 0 था, अभी उसको अपनी हाईएस्ट वैल्यू पर जाना है, तो बीच में होता है ट्रांजिशन पीरियड, तो इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट करंट। तो जब तक करंट ट्रांजिशन में होगा, ट्रांजिएंट होगा, तब तक आप देखोगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर प्रोड्यूस हो रही है, ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये तो खुद इस सोलेनॉइड के हर टर्न से पास हो रही है। इसका मतलब सोलेनॉइड से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स है वो भी आपको वेरी करते हुए नजर आएगा। तो जब तक ये करंट यहां पर जो फ्लो हो रही है, ठीक है, दिस करंट आई इज इन ट्रांजिशन पीरियड, ठीक है, इज इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है ये अपनी 0 से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज हो रही है जैसे आप स्विच को प्रेस करोगे। जब तक ट्रांजिशन के अंदर होगी तब तक आपको सोलेनॉइड से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड करता हुआ नजर आएगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। राइट, आ गया सबको समझ में। तो यहां पर अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इस सोलेनॉइड से टोटल कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है ना,
तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि बताओ टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड कितना है, थ्रू दी सोलेनॉइड कितना है बताओ। तो आप बोलोगे सर चलो निकालते हैं, आ जाओ। तो यहां पर आपको फ्लक्स निकालना है टोटल। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा कि सर इस सोलेनॉइड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हम निकाल सकते हैं। कैसे? जो स्मॉल n है वो लूप डेंसिटी है, और हम इसको सोलेनॉइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो क्वांटिटी है ये तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, तो ये तो रिप्रेजेंट करेगी नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, क्योंकि हर टर्न से यहां पर फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक, अच्छा हर टर्न से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू करंट आई। इसको हम सोलेनॉइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर कैपिटल ए तो हो गया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल हो गई इसकी लेंथ, और लूप डेंसिटी कितनी है बेटा यहां पर, तो लूप डेंसिटी आप लोग ले सकते हो यहां पर स्मॉल एन ले सकते हो। ठीक है, तो सर ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आया। तो आपने देखा है बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, वो इस सोलेनॉइड के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड कर रही है कि मतलब लेंथ कितनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। सिर्फ और सिर्फ करंट जो है वो वेरिएबल है। अगर करंट वेरिएबल है तो आपका फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। इसका मतलब अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि बताओ यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, बताओ यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे सर, माइनस फ्लक्स का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अगर जब यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, बचेगा म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन स्क्वायर, म्यू नॉट स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ये एक क्वांटिटी हमें मिली जो कि फॉर अ गिवन सोलेनॉइड कांस्टेंट है। और फिर बचा करंट, तो यहां पर हमने करंट का कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट इज डी बाय डी टी। तो ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी आपको यहां पर नजर आई, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन सोलेनॉइड, फॉर अ गिवन सोलेनॉइड। ये आपको यहां पर भी नजर आ सकती है। कैसे कि आप आई के अलावा बाकी सारी चीजों को अलग कर लो, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो यहां पर भी कि म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय करंट आई। तो सेम क्वांटिटी आपको यहां पर भी नजर आ रही है। ठीक है, सेम क्वांटिटी आपको यहां पर भी नजर आ रही है। तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, या सिंपली इसको सेल्फ इंडक्टेंस बोल दिया जाता है। ठीक है, या इंडक्टेंस भी बोलते हैं कई बार इसको। सो दिस इज नोन एज एल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ सेल्फ इंडक्टेंस कितना है यहां पर, तो ये गिवन सोलेनॉइड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको नॉर्मली एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपको कितना नजर आ रहा है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू लेंथ डिवाइडेड, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, ध्यान रखना बेटा इसकी जो एस आई यूनिट है उसका हमने एक नया नाम रखा है, दैट इज कॉल्ड हेनरी। क्या कहते हैं अपन उसको, हेनरी कहते हैं। और ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। जैसे रेजिस्टेंस होता है, जैसे कैपेसिटेंस होता है ना, वैसे ये एक पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है, लाइक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। क्योंकि रेजिस्टेंस भी वायर की प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, ठीक है, कैपेसिटेंस भी कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर इंडक्टेंस जो है, जिसको हमने यहां पर एक बार के लिए सेल्फ इंडक्टेंस लिख दिया, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो भी इस सोलेनॉइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अगर आपने इसको एल लिख दिया तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा माइनस एल इंटू डी आई डिवाइडेड बाय डी टी।
तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस गिवन होगा, जैसे आपको सोलेनोइड दे दी इसका मतलब आपको सेल्फ इंडक्टेंस भी गिवन हो गया, राइट। और इसको भी आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि टोटल फ्लक्स जो होगा वो हो जाएगा L मल्टीप्लाइड बाय I। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट हथियार आपके पास में आ चुके हैं कि सर अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस गिवन हो, ठीक है, तो हम लोग बड़ी आसानी से सोलेनोइड से कितना फ्लक्स पास होगा एट अ गिवन करंट वो हम पता लगा लेंगे, ठीक है, कि करंट हमें पता है, सेल्फ इंडक्टेंस हमें पता है, तो हमें फ्लक्स डायरेक्ट पता पड़ गया, ठीक है ना। और अगर करंट चेंज हो रही है तो करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके हम लोग ईएमएफ भी पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिखने का एक और तरीका होता है ना, इसको आप नंबर ऑफ टर्न्स की उसमें भी लिख सकते हो, फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको कह दिया जाए कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है ये एक्सप्लिसिटली आपको दे दिए जाए, ठीक है ना, ये आपको दे दिया जाए कैपिटल N, तो इसकी टर्म्स में भी आप लिख सकते हो। फिर स्मॉल n को लिखा जा सकता है कैपिटल N डिवाइडेड बाय L। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, L को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। और इसी का एक और फॉर्मेट जो है वो ये भी है कि L जो होगा इट कैन बी रिटन एज स्मॉल n की जगह ये रखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N का स्क्वायर इंटू लेंथ, लेंथ नीचे बच जाएगा, ठीक है, तो म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट हथियार हो गया, ये आपको बता देगा कि जो एल है, जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, तो अगर आपको लूप डेंसिटी कांस्टेंट दी हुई है, मान लो दो सोलेनोइड्स को आप कंपेयर कर रहे हो, दोनों की लूप डेंसिटी सेम है, तो अगर लूप डेंसिटी सेम है तब तो दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसकी लेंथ ज्यादा उसका सेल्फ इंडक्टेंस भी ज्यादा। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट दे रखा है आपको नंबर ऑफ लूप्स का, दो सोलेनोइड आपको दे रखी है, कह रखा है कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो इक्वल है, तो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो फिर ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका सेल्फ इंडक्टेंस कम होगा, जिसकी लेंथ कम होगी उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इसके ऊपर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इन हथियारों के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको सोलेनोइड के अंदर ही सेल्फ इंडक्टेंस होता हुआ नजर आए, आपको कॉइल में भी सेल्फ इंडक्टेंस होता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो आपको एक कॉइल दे रखी है ऐसी, ठीक है, और इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कितने हैं, कैपिटल N है, साथ ही साथ में इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, आपको R दे रखी है, और दो टर्मिनल्स आपने निकाल रखे हैं, एक यहां पर निकाल रखे हैं, एक यहां पर निकाल रखे हैं, और आप क्या कर रहे हो, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो, एक की से आपने कनेक्ट कर दिया, और यहां पर भी वही काम कर रहे हो कि जैसे आप की को प्रेस करोगे, ठीक है, आपको यहां पर एक करंट फ्लो होता हुआ नजर आएगा जो कि ट्रांजिशन के अंदर होगा, जो कि ट्रांजिशन के अंदर होगा, मतलब वो 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा होगा। तो इस ट्रांजिशन पीरियड में जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरीके से प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी, ठीक है, ऐसी आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर प्रोड्यूस होती हुई नजर आएंगी, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको धीरे 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 बढ़ती हुई नजर आएगी करंट के साथ साथ। तो यहां पर भी आप वही काम कर सकते हो कि यहां पर अगर मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो इसका अगर L निकालना है तो आप नेट फ्लक्स को किससे डिवाइड कर दो, I से डिवाइड कर दो। अब सर नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो सर इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N, ठीक है, और हर टर्न से कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, तो म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r, इतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर
पास हो रही है। और सर इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से। एरिया का मतलब हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर, और फिर हमने इसको करंट से डिवाइड कर दिया, तो करंट से करंट तो कैंसिल आउट हो गया, और यहां पर एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन, और एन मल्टीप्लाई होके कैपिटल एन का स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। म्यू नॉट एन का स्क्वायर, आर से आर कट गया तो पाई आर बच गया, और नीचे बच गया 2। ये हो जाएगा इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है भाई, तो इसमें भी वही एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड ये जो भी फैक्टर्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल। ठीक है, दोनों आपको अलग अलग ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना भाई, क्वेश्चन कॉइल के बारे में पूछा जा रहा है या फिर सोलेनॉइड के बारे में पूछा जा रहा है, ये आप ध्यान से पढ़ना ना। बच्चे ध्यान से पढ़ते ही नहीं है और फिर गलती कर बैठते। अब सर मान लो कि भले ही कॉइल हो भले ही सोलेनॉइड हो, हमें क्या महसूस हो रहा है, हमें जो आपने डिस्क्राइब किया उससे क्या महसूस हो रहा है, और अभी आपने सब कुछ पढ़ा दिया हमें, लेंज लॉ वगैरह 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 वगैरह। तो सर अगर हम यहां पर लेंज लॉ अप्लाई करें तो देखो पूरी कहानी क्या बन रही है कि आपने की को प्रेस किया, करंट ट्रांजिशन में है, करंट बढ़ना चाहती है 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, ठीक, और यहां पर इंडक्शन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंडक्शन अपने रीजन का रेजिस्टेंस अपोजिशन करता है। तो सर जब करंट बढ़ रही होगी तो इंडक्टेंस की वजह से आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा, ऐसा लगेगा कि जो कॉइल है या जो सोलेनॉइड है वो इस करंट के बढ़ने को रोक रही है। सर हमें ऐसा लग रहा है कि जो सीन बन रहा है ना वो बिल्कुल स्प्रिंग जैसा है, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो कि उस स्ट्रेच को अपोज करता है। तो जैसे स्ट्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी होती है ना, वैसा कुछ हमें यहां पर नजर आ रहा है। और इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है कि सर जब हम स्प्रिंग को खींच देते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो सर यहां पर भी जब आप करंट को जबरदस्ती बढ़ा दोगे 0 से लेके अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपने स्प्रिंग को जबरदस्ती खींच दिया अप टू डिस्टेंस x। तो अगर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी आती है तो सर यहां पे भी तो पोटेंशियल एनर्जी आनी चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर प्रोड्यूस हुई है, ये पहले तो थी नहीं, अभी दिखाई दे रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो है ये जाके स्टोर हो जाती है हमारे इंडक्टर के अंदर। तो अब से भले ही सोलेनॉइड हो, भले ही इंडक्टर हो, भले ही कॉइल हो, ठीक है ना, दोनों को क्या कहा जाएगा, एज अ डिवाइस कहा जाएगा दोनों को इंडक्टर, और इसको इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो नाउ दिस इज नोन एज इंडक्टर, दिस इज नोन एज इंडक्टर, ठीक है। और सर जब भी आप इंडक्टर से मान लो आई करंट फ्लो करोगे, ठीक है, आपने जबरदस्ती बैटरी वैटरी लगू के यहां पर मान लो एक बार के लिए आई करंट आपने यहां पर फ्लो करवा दी, तो आई करंट फ्लो करवाने पर आप देखोगे कि कुछ एनर्जी जो है वो आपको परमानेंटली मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में यहां पर स्टोर दिखाई देगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ कितनी एनर्जी यहां पर स्टोर हो चुकी है, तो एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और फॉर्मूला भी मैच करेगा। सोच के देखो कि सर जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट के मल्टीप्लाइड बाय जो आपने स्ट्रेच किया है स्प्रिंग को उसका स्क्वायर। चलो सर कैपेसिटर का एग्जांपल लेते हैं। कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ कैपेसिटेंस सी मल्टीप्लाइड बाय जितना वोल्टेज आपने दोनों प्लेट्स के बीच में लगाया वोल्टेज उसका स्क्वायर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर भी एनर्जी हो जाएगी हाफ कांस्टेंट एल, और जितनी करंट आपने यहां पर फ्लो करवाई है, तो 0 से लेके आई करंट तक आपने पहुंचा दिया ना, तो हाफ एल आई स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एनर्जी का फॉर्मूला। अच्छा मान लो कोई आपसे पूछ ले यहां पर जबरदस्ती पीछे ही पड़ जाए
कि बताओ एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। नोटिस करो इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम होगा कि सर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो एनर्जी डेंसिटी हुआ करती थी हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू फील्ड का स्क्वायर। तो सर यहां पर भी फॉर्मूला वैसा ही दिखाई देगा, हाफ मैग्नेटिक फील्ड के केस में जो कांस्टेंट होता है, सोच के देखो, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था तो उसमें के में आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आपने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में देखा था तो उसमें जो कांस्टेंट होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर नीचे हो गया। एक में एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो 4 पाई के साथ मल्टीप्लाइड होता है, और एक में जो म्यू नॉट होता है वो 4 पाई के ऊपर बैठा होता है, तो यहां पर चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर आ जाएगा 1/म्यू नॉट, नीचे चला गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर था, यहां पर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, आप निकाल भी सकते हो बाय द वे, ठीक है। ये जो हाफ एल आई स्क्वायर है ना, इसका यूज करके आप निकाल सकते हो, है ना, कि एनर्जी आपको पता पड़ गई हाफ एल आई स्क्वायर, एल की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना, और वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देना। सोलेनोइड का केस ले लेना, निकाल के देखना, इतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर, इतना फॉर्मूला आपको बनते हुए नजर आएगा। बट अगेन डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों केसेस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। कनेक्ट करना आना चाहिए आपको, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट रट लो, वैसा नहीं है, आप कंसेप्चुअली कनेक्ट करो, बट एग्जैक्ट डेरिवेशन पर जाने की जरूरत नहीं है कि पूरी निकाल के देख रहे हो डेरिवेशन वगैरह कर रहे हो, क्योंकि वो कोई नहीं पूछेगा आप लोगों से। सो दिस इज हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट? इंडक्टेंस, है ना भाई। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इलास्टिसिटी की बात करो तो दिस सेल्फ इंडक्टेंस रिप्रेजेंट्स दैट प्रॉपर्टी, कि तुम करंट को बढ़ाना चाह रहे हो सर्किट से फ्लो होने वाले, और ये उसको अपोज कर रहा है, और अगर फिर भी तुमने जबरदस्ती बढ़ा दिया तो ये फिर एनर्जी स्टोर करके बैठ जाता है, ठीक है भाई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब आप दिमाग लगाओगे कि सर ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बता दी, तो सर अभी तो खुद कॉयल से फ्लो होने वाला करंट बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी वजह से इंडक्टेंस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस उनको कोई रोक थोड़ी ना सकता है। तो अगर मान लो दो सोलेनोइड्स आपस में पास पास रखी हुई है ना, नियर बाय सोलेनोइड्स हो, ठीक है, तो सर एक में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो तो दूसरे के अंदर भी एंटर कर जाएगी, कोई रोक थोड़ी ना सकता है, वो तो फैलती है ना मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर उससे एक नया कॉन्सेप्ट जन्मेगा जन्मेगा यहां से, दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो सीन है वो कुछ ऐसे बनेगा, और अभी मैं आपको परफेक्ट केस बता रहा हूं, ठीक है ना, परफेक्ट केस बता रहा हूं कि सपोज करो ये आपकी पहली सोलेनोइड है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी सोलेनोइड है, ठीक। तो ऐसी दो सोलेनोइड्स आपको यहां पर नजर आ रही है। अच्छा, दोनों के ऊपर क्या क्या हो सकता है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो अगर आप इसकी बात करते हो तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और इसकी लेंथ है L2, और इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो है N2 एक बार के लिए, ठीक है भाई। और सर अगर इसकी बात करें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1, इसकी लेंथ है L1, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स अपन एक बार के लिए ले लेते हैं सर, नंबर ऑफ टर्न्स हम ले लेते हैं N1। ऐसा कुछ सीन बन रहा है, मैं बना के भी बता देता हूं, ठीक है।
कि सर ये पहले के नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक, और ये दूसरे के नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। आप सोचो अभी तो फिर भी हमने कितना परफेक्ट केस बनाया है कि हमने दोनों को कोएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस के ऊपर रखा है। तो ये तो बहुत परफेक्ट केस हो गया। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा कोएक्सियल रखी हुई है, बट ठीक है, एक बार समझने के लिए हम लोगों ने कोएक्सियल ले लिया। तो सर अब होगा क्या कि सर अगर हम फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट को फ्लो करेंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा उसमें, साथ ही साथ में उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको सेकेंडरी कॉइल से भी प्रोड्यूस गुजरते हुए नजर आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना। और सर अगर हम दूसरी सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो करें तो उसके अंदर सेल्फ इंडक्टेंस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको इस पहली वाली सोलेनोइड से भी गुजरते हुए नजर आएगी। तो अब की बार एक सोलेनोइड का जो इंडक्शन है वो दूसरी के अंदर और दूसरी का इंडक्शन पहली के अंदर होते हुए नजर आएगा। दैट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। और यहां पर अपन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? तो आप दोनों तरीके से डिफाइन कर सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि सर पहली के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, नाउ इट इज जनरेटेड बाय द सेकंड कॉइल, राइट। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कॉइल मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, एरिया। अब देखना एरिया के केस में हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा स्मॉलर एरिया लेना होता है। कौन सा वाला एरिया लेना होता है? स्मॉलर एरिया। क्यों? क्योंकि सर जिसका एरिया छोटा होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उसी एरिया के अंदर कंस्ट्रेंड होगी, तो हमें कॉमन एरिया लेना होता है। तो कॉमन एरिया का मतलब हो गया स्मॉलर एरिया, राइट। तो हम लोगों ने यहां पर स्मॉलर एरिया ले लिया, तो जो भी स्मॉलर एरिया होगा तो इनटू मल्टीप्लाइड बाय स्मॉलर एरिया, ठीक। एक तो चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि एरिया हमेशा कौन सा लेना होता है? आपको स्मॉलर एरिया लेना होता है, ठीक है। तो 5-1 अपन निकालना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली जो सेकंड कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। और फिर एरिया हमने ले लिया जो छोटा वाला एरिया है, इतना ध्यान रखना। सो दिस इज फ्लक्स, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? नंबर ऑफ टर्न्स इन फर्स्ट कॉइल। तो फर्स्ट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1 है। आ रहा है सबको समझ में? तो यहां पर हमने क्या किया, 5-1 को कैलकुलेट करना चाहा तो B2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू N2 डिवाइडेड बाय L2। अब लेंथ के केस में ध्यान रखना बेटा कि लेंथ के केस में भी आप स्मॉलर लेंथ को कंसीडर करोगे, मतलब जो कॉमन लेंथ है दोनों की, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर म्यू नॉट N2 डिवाइडेड बाय, अभी एक बार के लिए अपन L ले लेते हैं, यहां पर B2 की बात कर रहे हैं तो हमने एक बार के लिए L2 ले लिया, ठीक है ना। जो छोटी वाली सोलेनोइड है उसकी लेंथ हम लोगों ने ले ली यहां पर, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय करंट I2, जो एरिया है वो हमने स्मॉलर वाला एरिया लिया है, ठीक है। और मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो 5-1 जो होगा वो किसके इक्वल नजर आएगा? वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 इंटू स्मॉलर वाला एरिया, जो छोटा वाला एरिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय लेंथ। तो लेंथ हो जाएगी आपकी L2, ठीक है। और यहां पर बाकी क्या बच गया आपका? बाकी बच गया सीधा सीधा I2, ये बच गया। तो पहली कॉइल के अंदर जो फ्लक्स 1 प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? सेकंड कॉइल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। आया सबको समझ में? सेकंड कॉइल की करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहां पर ये जो क्वांटिटी है, ठीक है, यहां पर ये जो क्वांटिटी है
दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। एम हो जाएगा बेटा आपका म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 मल्टीप्लाइड बाय जिसका भी एरिया छोटा होगा वो डिवाइडेड बाय जिसकी भी लेंथ बड़ी होगी वो वाली लेंथ। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अभी तो मैंने क्या करा है कि सर L2 में और L1 में कोई खास डिफरेंस नहीं, तो मैंने फॉर द सेक ऑफ डेरिवेशन यहाँ पर L2 लिख दिया, यहाँ पर L2 लिख दिया, ठीक है ना। बट ध्यान रखना कि जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो हमें लार्जर लेंथ लेनी है। अब लार्जर लेंथ क्यों लेनी है? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो हम किसकी मैग्नेटिक फील्ड लें? जो मिनिमम से मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी ना उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। तो एक बार के लिए ये वाला फॉर्मूला जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार। ठीक है, और ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा इट इज नथिंग बट, अगर आप इसको डिफाइन भी करोगे तो इट इज m डिवाइडेड बाय म्यूचुअल इंडक्टेंस। m is nothing but the ratio of phi1 divided by i2। आप चाहते तो इसको उल्टा भी डिफाइन कर सकते थे, आप phi2 निकाल के इसको i1 से भी डिवाइड कर सकते थे। तो अगर आप इस चीज का ध्यान रखोगे ना कि एरिया हमेशा छोटा वाला लेना है, लेंथ हमेशा बड़ी वाली लेनी है, तो फिर इसकी जो वैल्यू है भले यहां से निकालो भले यहां से निकालो हमेशा सेम निकल के आएगी, हमेशा सेम निकल के आएगी। ठीक है बेटा, आ रहा है सबको समझ में? चलो भाई, तो ये हुआ आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगर मान लो कोएक्सियल है आपकी कॉइल्स तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो L1 और L2 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये भी आप यहां से पता लगा सकते हो। तो एक सेकंड, यहां पर मैं एक पेज और ऐड कर लेता हूं। चलो एक बार ये भी कर लेते हैं। इसी तरीके से दो कॉइल्स का भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट कॉइल हो गई, ठीक है, और कोएक्सियल ले रहे हैं अभी एक बार के लिए, ये आपकी सेकंड कॉइल होगी। ठीक है, फर्स्ट के अंदर रेडियस R1 और नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, और जो बड़ी वाली कॉइल है उसकी रेडियस R2 और नंबर ऑफ टर्न्स N2 है ना। ऐसे आपको, और दोनों को फिर वही बैटरी से कनेक्ट कर रखा है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और अभी ये एक ही एक्सिस के ऊपर रखी हुई है फिलहाल के लिए। तो यहां पर भी आप म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हो। अगेन म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी डिफाइंड एज आइदर phi2 डिवाइडेड बाय i1 और phi1 डिवाइडेड बाय i2। तो फॉर्मूला आपका बनते हुए नजर आएगा म्यू नॉट इंटू N1 इंटू N2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय जो भी स्मॉलर रेडियस होगी वो आपको लेनी है यहाँ पर डिवाइडेड बाय, छोटी वाली जो रेडियस है वो लेनी है आपको डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि कॉमन एरिया अगर आप लोगे तो उसमें छोटी वाली एरिया जो छोटी वाली रेडियस है वो काउंट होगी। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया जो कि एक दूसरे के पास में रखी हुई है। ठीक है, अब अपन चलते हैं
एक पेज में ऐड कर लेता हूं यहां पर। अगर मान लो कोएक्सियल ना हो तब क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो जैसे मान लो दो सोलेनोइड जो है वो इस तरीके से रखी हुई है, ये आपकी एक सोलेनोइड है, ठीक है, और ये आपकी दूसरी सोलेनोइड है। ऐसे, ठीक है। तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस है L2। तो इनकी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी M, वो हो जाएगी सम कांस्टेंट K डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L1 एंड L2। और जो K है इट इज नोन एज कपलिंग फैक्टर। इसको अपन क्या कहते हैं, कपलिंग फैक्टर कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंडिंग करेगा कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो आपकी कोएक्सियल कॉइल्स है, या कोएक्सियल सोलेनॉइड्स हैं, तो फिर K की वैल्यू कितनी हो जाती है, एग्जैक्टली 1, और M जो होता है वो एग्जैक्टली रूट L1 L2 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए कि सर एक सोलेनॉइड जो है वो तो हॉरिजॉन्टल रखी हुई हो, ठीक है, तो जैसे ये आपकी पहली सोलेनॉइड हो गई, ये बेचारी रखी हुई है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और एक सोलेनॉइड जो है वो वर्टिकल रखी हुई हो ऐसी, अब क्या होगा। तो सर इस केस में क्या होगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस होगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस प्रोड्यूस होगी ना, वो इन सारे के सारे एरिया जो टर्न्स बन रहे हैं उनका सबका एरिया वर्टिकल होगा ना, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी। या फिर अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो आपको सेकंड कॉइल से पास होती हुई नजर ही नहीं आ रही। तो यहां पर किसी तरीके का कोई इंडक्शन एक दूसरे के अंदर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब इस केस में जो कपलिंग फैक्टर है K वो मिनिमम हो गया 0, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हो गए। बाकी जो भी केसेस हैं जहां पे हल्का फुल्का इंडक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, वो इनके बीच में होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस M की वैल्यू K टाइम्स रूट L1 L2 हो जाएगी। तो K किसके ऊपर डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ओरिएंटेशन ऑफ सोलेनॉइड्स की, सोलेनॉइड्स को या कॉइल्स को आपने किस तरीके से रखा हुआ है, ठीक। अरे यार ये तो पिछले चैप्टर का आ गया। अब लास्ट टॉपिक अपन लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड AC जनरेटर। अब AC जनरेटर जो है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, दो मैग्नेट्स होती है। तो मैं अपन टॉप व्यू बना रहे हैं, ऊपर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा। तो ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है। और यहां पर बीच में एक सिलेंड्रिकल कॉयल होती है। तो अगर अपन सिलेंड्रिकल कॉयल को बिल्कुल ऊपर से देख रहे होते हैं तो हमें उसका बेस नजर आता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है ना। और इसके ऊपर इस तरीके से एक आपने कॉयल जो है वो लपेटी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो कॉयल है, ये जो कॉयल आपने बनाई है रेक्टेंगुलर, इसका एरिया वेक्टर आपको किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा रेडियल होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में।
दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। ठीक, तो अगर आप इसको रोटेट करोगे, अगर आप इसको क्या करोगे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करोगे, तो जैसे आप रोटेट करोगे आपको इंडक्शन होता हुआ नजर आएगा, और इंडक्शन होगा तो यहां पर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो जो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होगा, प्रोड्यूस्ड ईएमएफ होगा ई, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया B इंटू ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, और थीटा को लिखा जा सकता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम t। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ईएमएफ हो जाएगा आपका माइनस बी इंटू ए, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। अच्छा, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स का भी ख्याल रखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है उससे भी हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, n है, तो ये हो जाएगा n इंटू बी इंटू ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्रोड्यूस्ड ईएमएफ आ गया n इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी, ये आ गया आपका। तो ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसकी खूब सारी वैल्यूज ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो कि सर जब टाइम जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, साइन जीरो की वजह से जीरो हो जाएगा। जब टाइम यहां पर हो जाएगा पाई अपॉन टू ओमेगा, तो यहां पर टाइम की जगह पाई अपॉन टू ओमेगा रखो, ओमेगा से ओमेगा कटेगा, पाई बाय टू बचेगा, साइन पाई बाय टू 1 होता है। ईएमएफ हो जाएगा एन बी इंटू ए इंटू ओमेगा, जिसको मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर आपने टाइम लिया पाई अपॉन ओमेगा, तो फिर वापस से ईएमएफ जीरो हो गया। फिर आपने टाइम लिया 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा, तो ईएमएफ आ तो गया बट नेगेटिव आ गया, एन बी ए ओमेगा, मतलब माइनस ई नॉट आ गया। और फिर जब आपने टाइम लिया 2 पाई अपॉन ओमेगा, जिसको अपन टाइम पीरियड भी बोलते हैं, तो ईएमएफ आ जाएगा आपका सीधा सीधा जीरो। तो ऐसे हमने कुछ वैल्यूज ले ली, ठीक है। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है, ये तीसरी वैल्यू है, चौथी वैल्यू है, और ये पांचवी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां से दो चीजें समझ में आ गई कि एक तो सर टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा कैपिटल टी विच इज 2 पाई अपॉन ओमेगा, और सर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी एफ जो होती है वो 1 अपॉन टाइम पीरियड या ओमेगा अपॉन 2 पाई के इक्वल होती है। क्यों सर, क्योंकि फिर इसके बाद में वापस से यही साइकिल रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो एक साइकिल का टाइम आपने यहां पर नोटिस कर लिया। और सर अब हम जब इसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा कि यहां पर साइनोशूडल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि हम फाइनली एसी वोल्टेज यहां पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो अपन देख लेते हैं कैसा बनेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर तो टाइम है, ठीक है, और यहां पर ईएमएफ है, ठीक। तो हमने कौन कौन से टाइम लिया है, एक तो लिया है t इज इक्वल टू 0, एक लिया है हमने पाई अपॉन ओमेगा 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा, एक लिया है हमने पाई अपॉन ओमेगा, एक लिया है हमने 3 पाई अपॉन 2 ओमेगा, और एक लिया हमने पूरा का पूरा टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन ओमेगा। और इनकी वैल्यूज हम प्लॉट करते चले गए। तो सर जीरो पर तो वैल्यू जीरो ही थी, पाई अपॉन 2 ओमेगा पर मैक्सिमम हो गई वैल्यू, फिर यहाँ पर जीरो हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर यहाँ पर जीरो, और फिर यही साइकिल रिपीट होता हुआ नजर आता है। तो इनको सबको ज्वाइन करोगे स्मूथली तो ऐसा कर्व आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो साइनोशूडल एसी आप यहां पर प्रोड्यूस कर पा रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसी जनरेटर।
और ये हो जाती है इसकी पीक वैल्यू, ये हो जाती है इसकी पीक वैल्यू। तो बहुत थ्योरेटिकल लेवल पर पूछा जाए तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है एसी जनरेटर, आपको पता पड़ गया सर एसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप फ्लक्स चेंज करते हो और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको होता हुआ नजर आता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडी करंट्स या फॉको करंट्स भी बोला जाता है इन्हें, क्योंकि इन्हीं साइंटिस्ट ने इसकी सबसे पहली बार खोज करी थी। कैसे खोज हुई वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो सर हम क्या करें, दो मैग्नेट्स ले लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो डायग्राम बनाना चाहूँगा वो 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा। तो सर ये हमारी एक मैग्नेट हो गई और ये हमारी सर दूसरी मैग्नेट हो गई। तो दो मैग्नेट्स हमने ले ली, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है मैग्नेट का। इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। और सर इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक कॉपर ब्रिक है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉपर ब्रिक है, कॉपर की बनी हुई ब्रिक है, ठीक है। दिस इज कॉपर ब्रिक। एक छोटी सी कॉपर का बना हुआ बिस्किट ले लो या कॉपर की बनी हुई छोटी सी ईंट ले लो, उसको एक धागे से लटकाकर हम लोग क्या करवाते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हैं। मतलब ये पहले जाएगा इधर, ठीक है, फिर जाएगा वापस से इधर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए नजर आता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे इन एडी करंट्स की खोज हुई थी वो मैं बताता हूं आपको। कि जब आप दो मैग्नेट्स के बीच में कॉपर ब्रिक को सिंपल हार्मोनिक मोशन करवाते हो, तो तुम सोच के देखो, इमेजिन करो मेरे साथ साथ कि पूरी की पूरी कॉपर की जो ब्रिक है वो मैग्नेट के अंदर से गुजर रही है। तो सर ये तो मोशनल ईएमआई वाला केस हो गया। इस कॉपर ब्रिक के अंदर किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, पूरा कॉपर का ही लूप बनता हुआ नजर आएगा, इनफाइनाइट लूप्स होंगे। भाई जो कॉपर की बनी हुई ब्रिक है उसके अंदर आप कितने कॉपर के लूप्स इमेजिन कर सकते हो। तो आप बोलोगे सर कॉपर के अंदर किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ जाओ, तो एक कॉपर का बना हुआ लूप मिल गया, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रिक कॉपर की बनी हुई है। तो ऐसे तो सर इनफाइनाइट लूप्स हो सकते हैं। तो सोचो इन इनफाइनाइट लूप से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जब ये कॉपर ब्रिक सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की कोशिश करती है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंडक्शन होगा, इंडक्शन होगा तो जो करंट्स प्रोड्यूस होंगी वो एडीज, जब पानी बहता है ना बहुत तेज तो भंवर धाराएं बनती है, एडीज बनती है, टॉर्नेडो टाइप की शेप बनती है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, राइट। उनको रिसेंबल करती है, तो उनके आधार पर इनको एडी करंट्स कहा जाता है, राइट। और हमें कैसे पता चला, हम अंदर तो घुस के देख नहीं सकते, तो हमें कैसे पता चला सर, तो हमें ऐसे पता चला कि क्योंकि इनके अंदर इंडक्शन हो रहा है, एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो दो सिम्टम्स हमें यहां पर मिलेंगे कि अगर वाकई एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है तो सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से कुछ टाइम में ये कॉपर ब्रिक जो है ये गर्म हो जानी चाहिए।
और आप जब टेस्ट करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, तो वाकई ऐसा होता है, ये कॉपर ब्रिक जो है ये गर्म हो जाती है, वाकई गर्म हो जाती है, ठीक है ना। दूसरी चीज कि सर अगर वाकई यहां पर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो रही है, इंड्यूस्ड करंट्स प्रोड्यूस हो रही है इसके अंदर, तो सर लेंज लॉ अप्लाई होगा और वो अपने कारण को अपोज करते हैं। कारण है सिंपल हार्मोनिक मोशन करना, ठीक है। तो सर ऐसा होना चाहिए क्योंकि एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर जाती जा रही है, तो टोटल एनर्जी धीरे 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 कम हो जानी चाहिए। मतलब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एम्पलीट्यूड है वो रिसीडिंग होना चाहिए, घटता हुआ होना चाहिए, डैम्प्ड ऑसिलेशन आपका होना चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसा होता हुआ नजर आता है। एग्जैक्टली जब आप देखते हो ना, तो आपको ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन होता हुआ नजर आता है कि यहां पर हम लोगों ने, ठीक है, एम्पलीट्यूड ले लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और यहां पे हम लोगों ने टाइम ले लिया, ठीक है ना। तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा है, फिर कम हो गया, फिर और कम, 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 और कम, और कम, और कम, ऐसे जीरो हो जाता है। तो जो एम्पलीट्यूड है वो आपको ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते हुए नजर आता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, और जो ऑसिलेशन होता है वो कैसा ऑसिलेशन होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड एडी करंट्स। तो जब भी किसी बल्क ऑफ कंडक्टर से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, तो उस बल्क ऑफ कंडक्टर के अंदर आपको एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से अगर आप ऑसिलेशन करवाते हो तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स की वजह से ये जो कॉपर ब्रिक है गर्म हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको होते हुए नजर आती है, तो इसको अपन कहते हैं एडी करंट फिनोमिना। अब राइट, अगर मान लो हमें एडी करंट को कम करना है, इसके इफेक्ट ऑफ एडी करंट को अगर हमें रिड्यूस करना है, ठीक है, इफ वी वांट टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ एडी करंट्स, ठीक है, तो हम कभी भी है ना बल्क ऑफ कंडक्टर यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग इंस्टीड ऑफ हैविंग अ बल्क ऑफ कंडक्टर we will have a laminated conductor। लैमिनेटेड कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि एक तो हम ले ऐसा कंडक्टर, ठीक है, तो ये तो हो गया बल्क ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर का आपने एज इट इज यूं का यूं टुकड़ा उठा लिया। अब आपको सर इतना ही वॉल्यूम चाहिए कंडक्टर का, बट आप चाहते हो कि एडी करंट्स कम हो जाए, तो आप क्या करते हो, पहले लेयर्स बना लेते हो। तो ये एक लेयर बना ली, ये दूसरी लेयर बना ली, ये तीसरी लेयर बना ली, चौथी लेयर बना ली, है ना, ये पांचवी लेयर बना ली, ऐसे, ठीक है। और इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर
इन लेयर्स को एक के ऊपर एक रखकर आप इतना वॉल्यूम बना सकते हो। तो आपने जब लेयर्स बना ली, उनको आपस में इंसुलेट कर दिया, तो आपने बहुत सारे जो पॉसिबल लूप्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका लैमिनेटेड कंडक्टर। ठीक है, तो जैसे ट्रांसफॉर्मर जो है उसकी कोर के अंदर कंडक्टर यूज होता है, वहां पर एडी करंट्स इफेक्ट करती है। ठीक है, जहां पर भी हम लोग सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं ना, तो वहां पर जो सॉफ्ट आयरन रॉड है वो बल्क के रूप में नहीं यूज करी जाती, वो हमेशा लेमिनेटेड, मतलब पहले लेयर्स बनाई जाती है और उनको आपस में चिपकाकर पूरी की पूरी रॉड बनाई जाती है। ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड एडी करंट्स। अब एडी करंट्स के कुछ थ्योरेटिकल फिनोमिना सुन लो, कैसे कम करते हैं वो पता पड़ गया। ठीक है, ये यूज भी होती है, मतलब तुम सोचो ना कि एडी करंट की वजह से डैम्पिंग प्रोड्यूस हो रही है। तो एक तो इसको बीटिंग ड्रम गैल्वेनोमीटर होता है, नाम सुन लेना, बीटिंग ड्रम गैल्वेनोमीटर। तो उसके अंदर स्मूथ डिफ्लेक्शन आए, इस पर्पस से यूज किया जा सकता है, इसीलिए सॉफ्ट आयरन कोर यूज करी जाती है गैल्वेनोमीटर्स के अंदर, राइट। ये भी एक कारण होता है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इंडक्शन वाला इफेक्ट शामिल हो जाता है, और इंडक्शन जहां पर भी शामिल हो गया वहां पर स्मूथनेस आ जाएगी, फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी। ठीक है ना, दूसरी चीज कि हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है एडी करंट्स का। तो बहुत सारी मेटल्स हैं जिनको पिघलाने के लिए फर्नेस, नॉर्मली तो आप आग लगाते हो, लकड़ियां जलाते हो, हीट प्रोड्यूस करते हो, फिर जाके मेटल को पिघलाते हो। आप एक बिल्कुल क्लीन तरीका भी इजाद कर सकते हो, जहां पर कोई आग वाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स यूज करो और एक इंडक्शन फर्नेस आप बना सकते हो, उसमें जिसमें मेटल के टुकड़े को पिघलाना है उसको रख दो, और जो मैग्नेट्स आपने यूज करी है उनके मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेज फ्रीक्वेंसी से चेंज करो। जितना तेज फ्रीक्वेंसी से चेंज करोगे उतना ज्यादा एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और आपको मेटल जो है वो एज इट इज पिघलता हुआ नजर आ जाएगा। तो इंडक्शन फर्नेस के अंदर भी एडी करंट्स का यूज किया जाता है। एक और यूज होता है, जैसे जो ट्रेन्स होती है तो उनका जो एक्सेल होता है ना पहियों का, उस एक्सेल पर एक ड्रम लगा हुआ होता है, और ड्रम्स के दोनों तरफ मैग्नेट्स लगी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जब भी आपको ब्रेक लगाने होते हैं तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को एक्टिवेट कर देते हो, यानी कि अब आपका जो कंडक्टिंग ड्रम है वो मैग्नेट्स के बीच में घूम रहा है, मतलब एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी, और एडी करंट्स प्रोड्यूस होगी जो अपने रीजन का पोजीशन करेगी, विरोध करेगी। तो रीजन क्या है, ड्रम का रोल करना। जैसे आपने मैग्नेट्स को ऑन कर दिया तो वो ड्रम जो है वो अपने आप स्मूथली स्टॉप हो जाता है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स की टेक्नोलॉजी आप एडी करंट्स के बेसिस के ऊपर बना सकते हो, राइट। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल यूसेज हैं जो कि आप लोग ध्यान रख सकते हो। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस चैप्टर। आई होप, छोटा चैप्टर है बट स्टिल बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो एक बार के लिए चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो हाई आरओआई चैप्टर होते हैं ना, ये तो हम ऐसे निपटा लेते हैं, ठीक है, आपके साथ बैठे हो गया चैप्टर, ठीक है ना, लेकिन इनके अंदर हमें नंबर नहीं कटने देने। और अगर आप चाहते हो कि सच में ही नंबर ना कटे, सच में अगर आप चाहते हो कि नंबर ना कटे, तो फिर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है बेटा। ये हमारी वेबसाइट है www.physicsman.in, इसके ऊपर कोर्स मिल जाएगा मोस्ट वांटेड। इस कोर्स को आपको ज्वाइन करना है, और अब आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस अटेंड करना है, क्योंकि जो एक्चुअल में इंप्रूवमेंट आएगा ना आपकी नीट और जेई की जर्नी का, वो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू नजर आएगा, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है मोस्ट वांटेड कोर्स के अंदर। सो दिस इज इट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।